हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में टोटल 7 लोगों की डेथ की खबर हमारे सामने है ऑन चार धाम रूट। दरअसल में क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर का या चॉपर कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो चार धाम यात्रा को कंप्लीट कर पाएं। अब ऐसी ही एक कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज आर्यन एविएशन। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मौसम काफ़ी ख़राब था, बट डिस्पाइट मौसम ख़राब होने के, ये जो पर्टिकुलर चॉपर कंपनी थी इसने यहाँ पर फ्लाइट लेने का यहाँ पे डिसीज़न लिया। डीजीसीए के जो रूल्स थे बैड वेदर के रिगार्डिंग उसको भी फॉलो नहीं किया, जिस वजह से ख़राब वेदर की वजह से यहाँ पर ये चॉपर क्रैश होता हुआ देखने को मिला एंड 7 लोगों की यहाँ पे डेथ की खबर है। अब यहाँ पर इसके बाद जो प्रशासन था वो एक्टिव हुआ एंड उसने यहाँ पर जितनी भी टोटल आपकी चॉपर सर्विसेज थी उनको थोड़े समय के लिए रोक दिया है। जब तक प्रॉपर यहाँ पे बातचीत नहीं हो जाती, मीटिंग नहीं हो जाती इन अलग अलग कंपनीज के साथ, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी जाती, तब तक यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी। एक प्रॉपर इस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे डिवाइस किए गए हैं ताकि पब्लिक सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखा जा पाए। पर देखो, ये वाली चीज़ें ना कहीं हमें ये दिखाती हैं कि हमारी अप्रोच हमेशा ही रिएक्टिव रही है। रिएक्टिव का मतलब कि पहले कोई हादसा हो जाता है, फिर हम यहाँ पर उसके रिगार्डिंग रिएक्ट करते हैं। शायद हम पहले ही इतना प्रोएक्टिव हुए होते, पहले ही हमने ये चीज़ें डिसाइड कर ली होती, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले ही अच्छे से फॉलो करवाने की कोशिश करी होती, तो शायद ऐसा हादसा ना होता। दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर आप सबने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया एंड उसके बाद आप सबने रिक्वेस्ट भी करी कि अलग सर को, सुमित सर को, कि थोड़े समय के लिए ऑफर्स एक्सटेंड किए जाएं एंड इफ़ पॉसिबल ऑफर्स को थोड़ा सा और अफोर्डेबल बनाया जा पाए। अब इसी वजह से अलग सर और सुमित सर की गाइडेंस की वजह से ही यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि PD 1000 के माध्यम से आपके जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको बहुत अच्छा ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे इनको ऊपर और फर्दर डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके इन कोर्सेज को और भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बना देते हैं। चाहे वो 1 ईयर के कोर्सेज हों, 2 ईयर के कोर्सेज हों, या फिर आपका 2+1 आपका जो प्रारंभ कोर्स है उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इन सब का आप यूटिलाइज करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है UNHCR ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में। पहली बात तो UNHCR होता क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। हर साल ये आपकी एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। अब उसके अंदर बात करता है कि कितना ट्रेंड है रिफ्यूजीज का, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि हर 67 लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, वायलेंस हो गया, परसिक्यूशन, प्रताड़ना वगैरह हो गया, तो इस तरह से फोर्सफुली उसको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है। ऐसा हर 67 लोगों में से एक इंसान आपको देखने को मिल जाएगा। या आप दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 122 मिलियन पीपल इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पर आपके सामने 4 कीवर्ड्स हैं। एक वर्ड है आपका यहाँ पे रिफ्यूजीज। दोस्तों, रिफ्यूजीज ऐसे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़ के जिनको भागना पड़ता है, चाहे वो युद्ध है, वायलेंस है, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कोई ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को यहाँ पे क्रॉस किया होता है खुद की सेफ्टी के लिए। एंड इनफैक्ट ना, रिफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट भी पता होना चाहिए। ऑलरेडी एथिक्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। बेसिकली या राइट ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट या प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई रिफ्यूजी है, वो एक देश में एंटर कर चुका है एंड ऐसा लग रहा है कि अगर उसको वापस अपने देश भेजा गया तो उसकी जान को खतरा है ना, तो उसको फिर भेजना वापस कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, इट कैनॉट बी फोर्स्ड बैक इनटू द डेंजर। ये होते हैं आपके रिफ्यूजीज। इसके अलावा एक होते हैं आपके असाइलम सीकर्स। असाइलम सीकर का मतलब क्या होता है? जो कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन चाहते होते हैं। बेसिकली अभी वो रिफ्यूजी बने नहीं हैं, पर वो चाहते हैं, मतलब असाइलम सीक कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लेते हैं कोई अफ्रीका देश का कोई बंदा है, वो यूरोप में एंटर कर रहा है,
वो असाइलम मांग रहा है वहां पे, तो वो असाइलम सीकर हुआ। ठीक है ना। इसी तरह से आपको इंटरनली डिस्प्लेस पीपल देखने को मिल जाएंगे। इंटरनली डिस्प्लेस का मतलब पता क्या है? इन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो कोई मणिपुर से कोई बंदा शिफ्ट कर जाए किसी दूसरे स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर इस बंदे ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसको वहां पे डर था, उसको वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट में कोई दिक्कत आई, कोई डिजास्टर इनफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, तो इनको बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेस पीपल। और लास्ट होता है आपका स्टेटलेस पीपल वर्ल्ड वाइड। स्टेटलेस पीपल का मतलब क्या है? जो किसी भी देश के नागरिक होते ही नहीं है। जैसे हम भारत के नागरिक है ना, तो भारत देश हमारा है, पर कोई ऐसा लो इंसान जिसकी कोई नेशनैलिटी ही नहीं है, कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है, राइट, वो आपका स्टेटलेस कहला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, कई बार हम बात करते हैं कि जैसे रोहिंग्यास को म्यांमार ने कह दिया कि ये हमारे नहीं है, तो उनके पास कोई देश ही नहीं है, अब वो किसी देश के नेशनल ही नहीं है। तो ये सब होते हैं स्टेटलेस पीपल। तो इन सब के बारे में डेटा वगैरह यहाँ पे बताता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। अब इसके डेटा अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 122 मिलियन से भी ज़्यादा आपको लोग इस तरह से आपको डिस्प्लेस्ड फोर्सफुली देखने को मिल जाएंगे। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 मिलियन नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड 10 साल पहले के नंबर से कंपैरिजन करें तो लगभग ये नंबर अब डबल हो चुका है। दुनिया में मेजर क्राइसिस जोन कौन से हैं? पहला हो गया आपका सूडान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका सीरिया, फिर आपका अफगानिस्तान है, वहां पर 10 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। यूक्रेन का क्राइसिस तो आप समझ ही गए होंगे, फिर रोहिंग्या क्राइसिस, ये सारे आपको मेजर क्राइसिस जोन्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटरनली डिस्प्लेस पीपल की बात करें तो ये नंबर 9% आपका इंक्रीज हुआ है। एंड मेजर इसके पीछे कारण क्या है? सूडान की सिविल वॉर। सूडान की सिविल वॉर की वजह से लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए, पर ज़्यादातर लोगों ने देश नहीं छोड़ा, वो देश के अंदर ही किसी और रीजन में जाके यहाँ पे बस गए। इसके अलावा रिफ्यूजी मूवमेंट्स हो गया, तो 65% जो लोग हैं वो नेबरिंग आसपास के देशों में रहते हैं। देखो एक ना यहाँ पे कई बार वेस्ट जो है वो कई बार ये बोलता है कि बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा के अंदर उनके देश में आ रहे हैं, पर यहाँ पर ये जो डेटा है ना यूएनएचसीआर का, ये बता रहा है कि अगर रिफ्यूजी मूव करते हैं ना, तो ज़्यादातर मूवमेंट आसपास के पड़ोसी देशों में होती है, वो कि दूर दराज यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में उतना नहीं जाते जितना कि वेस्ट यहाँ पे क्लेम करता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर के बाद रिकवरी हमें थोड़ी देखने को मिली, उसमें ना 2 मिलियन सीरियस अपने घर को वापस भी आए। तो यानी कि ना लोग अगर एक जगह से यहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की टेंडेंसी भी रहती है कि वो वापस अपने घर यहाँ पर वापस चले जाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर इस बार की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आप लोगों से कुछ लोगों का डाउट होगा, सर ये यूएनएचसीआर क्या है? देखो ये आपकी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी, जिसका काम यही है कि रिफ्यूजीज के लिए एक बेहतर भविष्य हम यहाँ पे दे पाएँ, ठीक है, उनको यहाँ पे मदद कर पाएँ, उनको यहाँ पे रीसेटलमेंट के अंदर थोड़े से हेल्प हो पाए। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर ना आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल 1951 का आपको रिफ्यूजी कन्वेंशन देखने को मिलता है, एंड 1967 प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो इन्हीं सब चीज़ों की बात करता है। जैसे मैंने आपको बात करी ना प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट की, वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई लोग हैं तो उनको कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलने चाहिए। अब एक चीज़ आपको भारत के बारे में पता होनी चाहिए कि भारत ना ही 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का एंड ना ही 1967 प्रोटोकॉल का एक मेंबर है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसका क्या मतलब है? देखो वीकेंड के ऊपर पता क्या हुआ, यूएनजीए, यूएनजीए आप सब लोग समझते होंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, वहाँ पे आपको टोटल 193 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड हर किसी के पास एक इक्वल राइट टू वोट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दुनिया भर के जो ग्लोबल मुद्दे होते हैं यहाँ डिस्कस होते हैं, प्लस जैसे आपका ना नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अब आप लोग जानते होंगे ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। ये जो 10 नॉन परमानेंट को इलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। प्लस यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट भी इनके द्वारा ही किया जाता है। तो डेफिनेटली यूएनजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है, ठीक है। एंड समय समय के ऊपर कुछ कुछ मुद्दे यहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं। तो अभी एक ना मुद्दा डिस्कस यहाँ पे क्या हुआ कि गाजा के अंदर इमीडिएट सीज फायर हमारे पास होना चाहिए। अब ये जब मुद्दा वोटिंग के लिए गया ना, तो यहाँ पर 149 देशों ने इसके फेवर में वोट किया। उसके अलावा अगर हम बात करें
19 कंट्रीज ने बोला हम वोट ही नहीं करेंगे, एंड बाकी 12 देश ऐसे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया। अब अगेंस्ट में किसने वोट किया? जैसे आपका यूएसए, आपका इजराइल, ये सब देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। एंड बाकी जो ज़्यादातर देश थे उन्होंने बोला कि हाँ यार, गाज़ा के अंदर सीज फायर होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति आ पाएगी। ठीक है। पर भारत ने क्या डिसाइड किया? भारत ने बोला कि हम वोट इसके ऊपर नहीं करेंगे। इंडिया एब्सटेन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब इस चीज़ के होते ही ना भारत को काफ़ी हद तक दुनिया भर में भी एंड विद इन द कंट्री भी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला। क्रिटिसिज्म किस बात का था? क्रिटिसिज्म इस बात का था कि कुछ लोगों ने ये बोला कि भारत कहीं यूएसए के दबाव में तो नहीं आ गया। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे, इवन ना यूएसए के जो खास खास दोस्त हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन सब ने भी फेवर में वोट डाला। पर इंडिया ने क्यों अब्सटेन कर दिया, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउटफुल लगा। पास्ट में भी इंडिया ने कई बार बात करी है कि जो गाजा सीज फायर होंगे उनके हम फेवर में वोट डालते हैं। तो अब थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पॉलिसी में शिफ्ट क्यों आ गया? ये बातें मतलब हमारे देश की ऑपोजिशन ने भी पूछी, एंड प्लस एट द सेम टाइम दुनिया के कुछ देशों ने भी भारत के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेस किया। तो भारत ने भी यहाँ पे इसका रीज़न दिया कि क्यों हमने यहाँ पे अब्सटेन किया, जब पूरी मतलब पूरी दुनिया नहीं, एक दुनिया के ज़्यादातर देश उसके फेवर में वोट डाल रहे हैं। सो व्हाट वाज द रीज़न? तो इसके पीछे भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड वो ये आया है कि भारत का ऐसा मानना है कि हम चाहते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन हो। ये हम इस तरह से सिंबॉलिक वोट्स में हम नहीं मानते। हमारा फोकस डिप्लोमेसी, डिबेट एंड डिस्कशन के ऊपर ही है। तो दोनों देश मतलब हम हमारा जो फोकस है वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ डेफिनेटली यहाँ पे फोकस हमेशा रहा है। तो अगर ये दोनों साथ में मिलकर आपस में डिस्कशन के माध्यम से ये चीज़ करते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से पीस को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उससे चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी, ऐसा इंडिया का यहाँ पे मानना है। प्लस एट द सेम टाइम देखो, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। पर इसके अलावा अगर और कुछ लॉजिक हम लगाने की कोशिश करें तो देखो, डेफिनेटली भारत और इसराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के डिस्कशंस की बात करूं, अगर आप नोटिस करोगे ना तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लास्ट मंथ ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिली, उसमें यहाँ पे इसराइल के भी डिफेंस की मतलब या इसराइल के वेपन्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिली भारत के डिफेंस के लिए। तो भारत का देखो, एक तो इसराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, प्लस अरब नेशंस के साथ भी हमारे कुछ इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके यहाँ पे चलना ही पड़ता है। बाकी देखो, भारत की पार्टनरशिप यूएसए के साथ यहाँ पे बढ़ रही है। यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था, तो थोड़ा सा हमें अपनी पोजीशनिंग भी उस हिसाब से थोड़ी देखनी पड़ती है। एंड सरकार की ऐसा मानना है कि हमें ऑटोनॉमी डेफिनेटली होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत। तो हम नहीं चाहते कि हम एक साइड किसी जगह अलाइन होके इस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ करें। तो दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एब्सटेन इन दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कृति, इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक एआई। अब सबसे पहला तो आपको ये टर्म जो समझना है ना, वो एजेंटिक एआई समझना है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम समझते हैं, पर ये एजेंटिक एआई क्या हो गया? देखो, एजेंट आप लोग समझते हो, एजेंट कोई ऐसा बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे नॉर्मली काम करता है। ठीक है। तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिहाफ के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर ले? सर कैसे काम कर ले? देखो, जैसे मान लो मैंने सोचा कि यार चलो कहीं एक ट्रिप प्लान करते हैं। मैंने बस उसको एआई को इतना बोल दिया कि भाई मुझे, मान लेते हैं मुझे गोवा का एक ट्रिप प्लान करना है। ठीक है ना, दोस्तों के साथ तो वैसे प्लान हो नहीं पा रहा। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं, मैंने एआई को बोल दिया। अब ये एजेंटिक एआई पता क्या करेगा? ये सारी फ्लाइट्स चेक करेगा कि अच्छा जी, कौन कौन सी फ्लाइट्स जाती हैं गोवा को, वहाँ पर कौन कौन से होटल्स वगैरह बुक होंगे, कौन कौन से प्राइजेज हैं। ठीक है, वो कंपैरिजन करेगा कि अच्छा एयर इंडिया की फ़्लाइट महंगी है, इंडिगो की फ़्लाइट सस्ती है। और आपके ना कैलेंडर के हिसाब से कर देगा। कैलेंडर मतलब जैसे आप लोग भी जैसे मीटिंग्स वगैरह में अपने कैलेंडर ब्लॉक करते होंगे ना कि यार मैं इस दिन बिजी हूँ, इस दिन तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो आपकी ऑटोमेटिकली वो खुद देख लेगा कि यार किस दिन आप फ्री हो, उस दिनों में क्या क्या फ्लाइट्स हैं, उनमें से सबसे सस्ती फ्लाइट्स कौन सी हैं, बेस्ट टाइम पे ऊपर कौन फ्लाइट पहुंचेगी, वहां पर आप पहुंचोगे तो कौन सा आपको होटल में जाना सबसे सही रहेगा। इस तरह से वो सारा काम खुद कर लेगा। तो ये क्या है? ये आपका एक एजेंट ही तो हुआ जिसने आपके बिहाफ के ऊपर कोई ना कोई काम कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऐसे ही जो कोई काम करता है ना, उनको हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्फ ड्रिवन कार्स का नाम सुना होगा, है ना? यहाँ पर क्या है, एक एजेंट है, वो आपके बिहाफ के ऊपर कार को
ड्राइव कर रहा है। तो ये होता है आपका एजेंटिक एआई। ठीक है, तो भारत का खुद का पहला एजेंटिक एआई कृति यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग ओला के बारे में जानते होंगे, तो दरअसल में जो कृत्रिम एआई है ना, वो ओला का ही है। तो उसी उन्हीं ने यहाँ पर आपका पहला इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल पावर्ड असिस्टेंस, ठीक है ना, एक तरह से यहाँ पे इसको बनाया है, जो कि ट्रेंड है टू अंडरस्टैंड वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस एंड द कल्चरल नुएंसेस। तो भारत के हिसाब से यहाँ पे इसको पूरी तरह से बनाया गया है। तो अभी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारी कास्ट ये कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैब बुकिंग करनी हो, बिल पेमेंट करना हो, खाना ऑर्डर करना हो, इमेज जनरेट करना हो, ये सारे अलग अलग काम यहाँ पे ये कर सकता है। ठीक है ना, तो टास्क ऑटोमेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, प्रोएक्टिव है एक तरह से। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पैसिव चैटबॉट कि आप उसको सवाल पूछोगे वो जवाब देगा, नहीं, वो खुद से यहाँ पे एजेंटिक एआई इनिशिएटिव लेने के लिए भी यहाँ पे कैपेबल है। भारत की लगभग 13 इंडियन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती और इस तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड इसके रिस्पॉन्सेज बहुत ही पर्सनलाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आप मशीन से बात कर रहे हो, यू विल फील कि आप एक्चुअल में एक इंडिविजुअल से ही यहाँ पे बात कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हुई है। एक कर्नाटका बेस्ड एक स्टार्टअप है कोर ओवर के नाम से। कोर ओवर ने भारत जीपीटी मिनी यहाँ पे एक लॉन्च किया है। देखो, जैसे आप लोग ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे, और चैट जीपीटी तो क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर कोर ओवर ने भारत जीपीटी मिनी को यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि अपने आप में एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। अब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पर ना ये कम रिसोर्सेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ऑफलाइन आपका इस्तेमाल कर सकते हो, रीजनल इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में आपकी बिजली कम आती है ना, तो कोई बात नहीं, आप भारत जीपीटी मिनी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास लेट्स से एक बेसिक हार्डवेयर है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके ऊपर भले ही चैट जीपीटी वगैरह वाली चीज़ें ना चले, पर आपका भारत जीपीटी मिनी ज़रूर चल जाएगा। आपके कुछ छोटे स्मार्टफोन्स होते हैं या आपके लोकल सर्वर होते हैं, कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो उनके ऊपर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ये 14 इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पे सपोर्ट करता है। साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे इसको 534 मिलियन पैरामीटर्स के माध्यम से यहाँ पे ऑपरेट करता है। बाकी जो चैट जीपीटी 4.0 वगैरह से ये काफ़ी आपको छोटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका पर्पस ही डिज़ाइन करने का यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे प्रॉपर नहीं है, गांव वगैरह के अंदर, सेमी अर्बन इंडिया के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर अच्छे से आपका ये जो आपका भारत जीपीटी मिनी है ये वर्क कर जाएगा। इसी पर्पज से आप इसको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे ऊपर, आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट रुद्र अस्त्र। अब ये क्या मुद्दा है सर? देखो, भारतीय आर्मी ने क्या किया है, रुद्र अस्त्र जो कि एक तरह का आपको यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा, बेसिकली एक तरह का ड्रोन ही है। इसको यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। एंड इस ड्रोन को बनाया गया है बाय सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। तो आप इसको नोटिस कर पाओगे, ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। एंड आप नोटिस कर सकते हो इसकी खासियत पता क्या है, कि यहाँ पर ना इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे टोटल डिस्टेंस ये लगभग 170 किलोमीटर का इसका रेंज है, जिसमें आपका टारगेट एरिया लोइटरिंग ये कर सकता है, यानी कि एक ही जगह के ऊपर ये रुक कर उसको यहाँ पे एक जगह पे स्टेबल रह सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको कंटिन्यूसली मूव भी करते रहना है, टारगेट एरिया के ऊपर जाकर एक ही जगह के ऊपर ये स्थिर भी रह सकता है। प्लस फ्लाइट इसकी 1.5 घंटे तक की हो सकती है। साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसके अंदर अपने जगह पे जाने की कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, प्रॉपर ऑटोनमस ऑपरेशन कर लेगा खुद भी खुद। प्लस एट द सेम टाइम ऑटोमेटिक रिटर्न टू बेस फंक्शन भी है, कि मान लो जो जहाँ से इसने स्टार्टिंग करी थी ना, फिर यहाँ पे हिट करेगा जाके अपने एनिमी को, एंड वापस ऑटोमेटिकली अपने बेस तक वापस पहुंच जाएगा। दिस इज नोन एज रिटर्न टू बेस फंक्शन। तो काफ़ी प्रिसीजन के साथ इसको यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे अटैक करेगा। तो बहुत बड़े एरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन करने के लिए कैपेबल है। हाई एल्टीट्यूड रिलीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। और ये भारतीय नहीं बनाया है, तो डेफिनेटली आर्मी का जो कहीं ना कहीं पुश है, कैसे हमारे पास खुद का इंडिजीनियस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया, इसका जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया गया एट द पोखरान फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए रुद्र अस्त्र के बारे में। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टैक। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एग्री स्टैक होता है, व्हाट डज इट रियली मीन। देखो, एग्री स्टैक पता क्या है, आप यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हम ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। जैसे कई बार मैंने आप लोगों के साथ पहले भी प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस किया है फार्मर आईडी के कॉन्सेप्ट का।
फार्मर आईडी पता क्या होता है, किसान की एक आईडी बन जाती है, ठीक है। प्लस और भी खेती की रिगार्डिंग जो भी अलग अलग डेटा सेट्स हैं, उन सबको पता क्या करते हो, उन सबको आप एक तरह से जोड़ देते हो, उनको सबको आप इंटीग्रेट कर देते हो। अब इससे क्या फ़ायदा, देखो जैसे मान लो ना अलग अलग स्कीम है, लेट्स से मैं पीएम किसान स्कीम की बात करता हूँ। अब पीएम किसान स्कीम में आप लोग जानते हो हर चौथे महीने 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, टोटल साल का 6 हज़ार रुपये आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगर हमारे किसानों की आईडी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रही है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के साथ, डोंट यू थिंक उन तक बेनिफिट अच्छे से पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। प्लस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मैंने आपके साथ पास में डिस्कस करी थी, कैसे आप क्रॉप का इंश्योरेंस करवाते हो, एंड उस क्रॉप के इंश्योरेंस का नुकसान को हम एवेल्युएट करते हैं, तो क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये असेस करने के लिए कितना लॉस हुआ है, एंड जो भी लॉस हुआ है उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। प्लस किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ जब हम कहेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली किसानों तक पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपकी एग्रीकल्चर सर्विसेज की कॉस्ट एक तरह से कम हो जाएगी, किसानों के लिए भी आसान हो पाएगा, और इनोवेशन वगैरह भी डेफिनेटली हम यहाँ पे पहुँचा पाएंगे। तो इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं एग्री स्टैक के, जैसे फार्मर रजिस्ट्री हो गया। इसमें क्या होगा, आपके किसानों के डिजिटाइज रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको आधार के साथ एंड उनकी लैंड ओनरशिप के साथ लिंक होगा कि उनकी कितनी ज़मीन है। अब उनको लोन वगैरह चाहिए होता है तो भी आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस बनाया गया है, जहाँ पर आपकी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। फिर क्रॉप का सर्वे करने के लिए, या कल को कोई डिजास्टर आ जाता है उसके बाद उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, देन देयर इज जियो रेफरेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे, ये क्रॉप हेल्थ को एस्टिमेट करता है। फ्रॉड वगैरह लोग जो करते हैं ना फसल बीमा के रिगार्डिंग, उसको रोकने के अंदर हमारी मदद करेगा। इसके अलावा डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स, जहाँ पर किसान क्या कर सकते हैं, लैंड क्रेडेंशियल्स एंड क्रॉप क्रेडेंशियल्स अपने यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ना उनके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया एट द सुषमा स्वराज भवन इन न्यू दिल्ली। तो इसके अंदर यही डिस्कस किया गया कैसे हम एग्री स्टैक को और बेहतर बना सकते हैं अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्या इसका फ्यूचर रोड मैप होगा, वो सब डिस्कस किया गया। एंड इसके की टेकअवेज यही निकल के आए कि एग्री स्टैक को हम और भी स्कीम के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। प्लस महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उड़ीसा, इन सब ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ताकि वो एग्री स्टैक सोल्यूशन को एक तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किया गया अंडर द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। 4,000 करोड़ तो है आपके फार्मर रजिस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एंड 2,000 करोड़ रुपया है आपके डिजिटल जो क्रॉप सर्वे मैंने आपको डिस्कस किया ना, कि कैसे क्रॉप का सर्वे होगा, क्रॉप हेल्थ का, कितनी यील्ड हुई है, फ्रॉड को रोकने के अंदर, तो वहाँ पर इनफैक्ट एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी हाईलाइट किया गया कि कैसे एग्री स्टैक के इस्तेमाल के अंदर कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे महाराष्ट्र ने खुद का डेटा प्रोविजनिंग इंजन यहाँ पे बनाया है, महाविस्तार एआई बनाया है, कुछ किसानों को एडवाइजरी सर्विस चाहिए होती हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर एग्री स्टैक को इंटीग्रेट कर दिया है एमएसपी के ई प्रोक्योरमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं किसानों को पैसा जो मिलना है ना, उनके एमएसपी मिलना है, वो पैसा मिलने में दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा ना कर्नाटका ने एक फ्रूट सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया है। फ्रूट सिस्टम क्या है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी फार्मर की रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे लिंक होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हो गया फार्मर और उनके लैंड डिटेल्स का। तो बाकी जो बेनिफिट्स होंगे जैसे बैंकिंग हो गया, या फिर डिजास्टर रिलीफ, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें साथ ही साथ उसके लिंक हो जाएंगे। तो नए डिजिटल सोल्यूशन भी यहाँ पे बनाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल किसान पहचान पत्र मैंने अभी डिस्कस किया ना यहाँ पे आप लोगों के साथ, डिजिटली वेरीफाइड सर्टिफिकेट, उसी को यहाँ पे किसान पहचान पत्र हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ पर किसानों के पास वेरीफाइड लैंड एंड क्रॉप क्रेडेंशियल्स होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, किसानों को कोई भी शिकायतें आती हैं, मान लो ज़मीन रिलेटेड कुछ विवाद आ गया, तो डेफिनेटली बस ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पर आप अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक चैटबॉट भी है, जो मान लो किसी किसान को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसको किससे बात करनी है, तो चैट बॉट के साथ वो बहुत आराम से यहाँ पे बात कर सकता है इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी खेती को और भी बेहतर बनाने के लिए। अब दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो यानी कि सैटरडे आपको जो होमवर्क दिया था, एक था ऑकस के बारे में, तो डेफिनेटली ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए देखने को मिल जाएंगे, तो ये तो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो यूएन वुमेन नहीं बल्कि आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया।
यूरेशियन ऑटर की बात करें तो वल्नरेबल नहीं बल्कि नियर थ्रेटेंड इसका आईयूसीएन स्टेटस देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।